ये सब लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, आज जो महंगाई आपको दिखाई दे रही है ना, कि आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो कुछ पैसे महंगे हो जा रहे हैं। सिलेंडर खत्म हुआ तो पता चलता है कि 60 रुपये महंगा हो गया। अभी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे नहीं, कि चुनाव चल रहे हैं, और बढ़े हैं तो बहुत कम बढ़े हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, आज की सच्चाई है। आज प्रधानमंत्री संसद में खुद कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है देश के सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। तो हुआ क्या भाई, और क्यों हुआ, ऐसी हालत क्यों बनी, आगे क्या होगा? ये जो 3 सवाल है ना मेरे मन के अंदर, वो आपके मन के अंदर, प्रत्येक भारतीय के अंदर होने चाहिए। संकट क्या है और कहां से है, पहले एक छोटा बेसिक सा मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको ना एक छोटी सी ज्योग्राफी को समझना होगा। दुनिया में तेल और गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है वो पश्चिम एशिया में है, जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से समझते हैं। सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो, यूएई हो, देश दुनिया को ये ऊर्जा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तेल और को जहाज़ों में भर करके दुनिया भर में भेजा जाता है, और वो जहाज़ गुजरते हैं एक बेहद ही एक पतली से, कह सकते हैं कि जगह में से, संकरी समुद्री गली में से, जिसको हम हार्मूज की खाड़ी के नाम से जानते हैं। हार्मूज दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी गली है, आप इसको ये समझ लीजिए। ये जो खाड़ी है, इससे ये इतनी अहम है कि दुनिया का जो 20% जो तेल है और जो गैस है वो इसी रास्ते से गुजरता है। अब भारत के लिए तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, वो है 40%। अब क्या हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। अब ईरान ने जवाब दिया, उसने हार्मूज की खाड़ी को लगभग बंद कर दिया। अब बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, भारत का ऊर्जा संकट। अब ईरान ने सिर्फ खाड़ी ही नहीं बंद की, उसने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के तेल ठिकानों को भी उसने अच्छे खासे तरीके से निशाना बनाया है, और नतीजा हमारे और आपके सामने है। तेल की कीमत $115 प्रति बैरल के पार हो गई है, और भारत जो तेल खरीदता है उसकी कीमत लगभग $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऊपर से डॉलर की जो कीमत इस समय है वो 94 तक होगा, यानी कि हमारा जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो और ज़्यादा महंगा होने वाला है। इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, अभी तत्काल तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन असर लंबा पड़ेगा और गहरा पड़ने वाला है। अच्छा, इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा होना, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, वो कमर्शियल जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो 115 रुपये महंगा हो गया। मतलब अगर आप बाहर भी खाना खाएंगे वो भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट, जैसे आपके बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, इसमें इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रियल डीजल एक झटके में 22 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, यानी कि 25% की एकदम से छलांग। जब ट्रक महंगे चलेंगे तो सब्जी, अनाज, ये सारे सामान आपको सस्ते क्यों मिलेंगे, ये सब महंगे होंगे। हवाई यात्रा अगर आप करते हैं, जेट फ्यूल बहुत महंगा हो गया, हवाई टिकट फिर इससे महंगी हो जाएंगी। किसान, खाद बनाने में जो गैस लगती है, गैस महंगी होंगी, खाद महंगी, फसल महंगी। खरीफ के फसल के समय किसानों को दिक्कत आ सकती है। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ, यानी कि देश की तरक्की की रफ्तार 7% से घट करके 5.9% रह जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, मतलब इससे यह है कि आपके होम लोन इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगे हो जाएंगे, आपकी ईएमआईज भी बढ़ करके आगे जाएंगी। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे बोला कि लापरवाही हुई है, एक गलती हुई है, वो क्या गलती है ये मैं आपको समझाता हूँ। और ये भी समझ लीजिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, ये दशकों की लापरवाही का एक नतीजा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं। देखिए, 1947 से 2007 तक, यानी कि पूरे 60 साल में भारत में एलपीजी यानी कि रसोई गैस के भंडारण की सिर्फ एक फैसिलिटी बनी थी, और वो भी आपके बेंगलुरु में बनी थी। और उधर चाइना में एक साथ 37 नई स्टोरेज फैसिलिटीज बना रहा है, यानी कि जो चाइना है ना, वो संकट को आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेता है, और हम संकट आने के बाद सोचते हैं फिर भूल जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए समझिए। थोरियम की कहानी से अगर मैं आपको समझाऊं ना, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण है। थोरियम एक ऐसी खनिज है जिसे हम परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं, सस्ता भी बना सकते हैं, और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक भी है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यह कहा था कि 7 साल में इसका प्रोटोटाइप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब मैं 23 साल बाद पूछता हूं कि उस प्रोटोटाइप का क्या हुआ? 23 साल बाद भी कुछ नहीं। 2008 में अमेरिका के साथ एक परमाणु संधि हुई थी, बड़ी उम्मीदें जागी थी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में कोई बहुत बड़ी तरक्की हमें देखने को नहीं मिली। सोलर पैनल्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उसके लिए जो बैटरीज लगती हैं, जो पैनल्स लगते हैं, वो लगभग पूरी तरह से चाइना से आते हैं।
और कच्चे तेल का 90% हम उसको इंपोर्ट करते हैं, गैस का 60% हम आयात करते हैं। दोनों का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो खाड़ी के देशों से है। यानी कि एक जगह संकट आएगा तो पूरा देश हिल गया। इसकी तैयारी हमने नहीं की। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये संकट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, युद्ध अभी चल रहा है, ये जल्दी अगर हो भी जाता है तो आपको राहत नहीं मिलेगी। अगर युद्ध विराम, अगर मैं कहता हूं कल भी अगर हो जाए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर के भी, पहली बात आपको फायदा होगा नहीं। ईरान के हमले जो हुए हैं ईरान पर, तेल और गैस के ठिकाने बुरी तरह से टूट चुके हैं, उन्हें ठीक करने में कई साल लगने वाले हैं। दूसरी बात, दुनिया की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जहाज़ों को बीमा देना बंद कर दिया है। बिना बीमा के कोई भी टैंकर उस रास्ते से नहीं जाएगा। जब तक युद्ध विराम की जो संधि है वो नहीं हो जाती है, तब तक कोई बीमा नहीं, जहाज़ नहीं, फिर तेल भी नहीं। और ईरान ने एक चीज़ और कही है, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से वो टोल वसूलेगा। मतलब ये है कि तेल और ज़्यादा महंगा होने वाला है। एक उम्मीद की किरण है क्या? अमेरिका, अफ्रीका देश और लैटिन अमेरिका में तेल उत्पादन बढ़ा है। ट्रंप के युद्ध विराम के संकेत मात्र से कीमत $100 से नीचे आ गई है, लेकिन ये अस्थाई है। स्थायी राहत के लिए इसमें समय लगने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। समाधान क्या है, सल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका जो बोलता था हमें वो करना पड़ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। रशिया से नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने बोला हमें बहुत महंगा पड़ रहा था, हमें नुकसान भी हो रहा था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इस पर अगर मैं बात करूं तो रास्ता यह है कि भारत को एक ठोस लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। अंडे को सिर्फ एक टोकरी में नहीं, अलग अलग टोकरियों में रखिए, ठीक है। अमेरिका, अफ्रीका, रशिया से भी और ईरान से भी तेल खरीदते रहिए। जोखिम बटेगा, समस्या नहीं होगी। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, आप रशिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे, तो कुछ अभी डिप्लोमेसी का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें थोरियम को प्रायोरिटी देनी होगी। भारत की जमीनों में जो खजाना है, बस उसे निकालने की इच्छा शक्ति चाहिए। इसे राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। अब देखिए, सोलर, विंड, वाटर, इनको तेजी से इस पे काम करना होगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। पैनल्स, बैटरीज के लिए चाइना पे निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, ONGC जैसी घरेलू कंपनी, उसको मजबूत करना पड़ेगा और उससे बहुत सारा कर्जों में वो दबी हुई है। भारत की जमीन और समुद्र में जो गैस हैं, जो तेल हैं, उसको खोजना होगा। स्ट्रैटेजिक रिजर्व बड़ा करो, यानी कि संकट के लिए तेल का भंडार तैयार रखो। जैसे घर में राशन रखते हैं ना, वैसे ही देश में तेल रखो। कम खर्चे में ज्यादा काम, ऊर्जा बचाने की टेक्नोलॉजी को अपनाओ। LED बल्ब से घर रोशन तो हुआ है ना, ऐसे ही हर क्षेत्र में एफिशिएंसी लाने की आवश्यकता, बस उस पे आपको सोचना है। हर संकट एक सबक तो लेके आता है। 75 साल में जो नहीं हुआ, क्या वो अब होगा? ये सवाल सरकार से भी है और हम सब से भी, क्योंकि जागरूक जो नागरिक है ना, वो सरकार की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।